बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अम्ल क्षार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, तो इस सारणी में ये सारणी जो है आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सारणी है, तो इसको आपको याद रखना होगा। कॉपी पेन लीजिए और इसको बिल्कुल नोट करते जाइए। तो प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित अम्ल एवं क्षार हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल। ठीक है, तो अम्ल में क्या क्या है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल का स्रोत है इमली। बिल्कुल इसको रटना ही है आपको, कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछता ही है। तो सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो ये चार जो है महत्वपूर्ण है अम्ल, और साथ ही साथ अन्य एक्स्ट्रा जो होंगी वो मैं अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता दूंगा। फिलहाल इन चार अम्लों को और उनके स्रोत को आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्षार के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उसमें देखते हैं 5वें नंबर में यहाँ पर चूना दिए है, जिसका ये किस चीज का स्रोत है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, खाने का सोडा, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रति अम्ल एंटा एसिड, तो एंटा एसिड होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमें भी कभी एसिडिटी हो जाती है या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें जो गोली दी जाती है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की होती है। वो एंटा एसिड का काम करता है और हमारे अंदर में जो एसिड है उसके साथ क्रिया करके उसको उदासीनीकरण करता है। तो इस प्रकार से ये एंटा एसिड का काम है। ठीक है, 8वां हम देखते हैं कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे क्या है। इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ खनिज अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि भी अम्ल है। ठीक है, इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। ठीक है, कभी कभी बेसिक सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्षार क्या है और क्षारक क्या है। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, कोई क्षार जो है जल में घुलता है, कोई नहीं घुलता। तो जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, उनको क्षार कहा जाता है, या अंग्रेजी में अल्कली। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान, मतलब यहाँ पर हमको दोनों में विभिन्नता क्या है, कैसे पहचानना है, उसके बारे में हमको बताया गया है। आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट आपका बन सकता है कि अम्ल की उपस्थिति में लिटमस का रंग नीला होता है कि लाल, आपको याद करने के लिए बहुत कठिनता जाएगी। तो आप एक सेंटेंस याद कर लीजिए, एक मैट्रिक बनाया हूं, एकदम नॉर्मल सा है कि अम्ल नीला है। ठीक है, अब मैं इसका बताता हूं कि ये कैसे काम करेगा। तो अम्ल नीला है करके आप याद रख लेंगे। तो अम्ल नी से नीले को ला से लाल करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए। तो अम्ल नीला है, यदि आप याद रखेंगे तो क्या होगा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। और इसके जस्ट विपरीत होगा, लाल लिटमस को नीला करता है कौन, क्षार। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एकदम बेसिक है लेकिन आप हमेशा भूलेंगे इसको, ये कंफ्यूजन वाला ही चीज है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे हम सूचक कहते हैं। किसी भी पदार्थ का जांच करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, सूचक है। सूचक अपने रंग एवं गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये सूचक हो गया। तो क्या क्या चीज है सूचक, तो प्राकृतिक सूचक में हम देखते हैं गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी, ये जो है इंडिकेटर के रूप में अम्ल क्षार के सूचक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो लिटमस विलियन है वो क्या है। तो लिटमस विलियन रंजकों का मिश्रण होता है। रंजक मतलब जो कलर है उनको बोलते हैं रंजक। ठीक है, इनका मिश्रण है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है और उदासीन विलियन में इसका रंग बैंगनी होता है। तो इतना आपको याद रखना है कि लिटमस जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, और इसका जो रंग है वो जब उदासीन होता है तो बैंगनी कलर का होता है। बस इतना याद रखना है आपको। अब ये क्रियाकलाप हमको नहीं करना है, आगे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखते हैं। ठीक है,
सूचक जो है अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, जिनके कारण उनका रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सूचक का रंग क्यों बदलता है? क्योंकि वे क्षार या अम्ल के साथ क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस कारण से उनका जो रंग है वो बदल जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सूचकों या इंडिकेटर को हम गंधीय सूचक भी कहते हैं, या अंग्रेजी में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से सूचक हैं, तो उसका उदाहरण हम देखते हैं, क्रियाकलाप में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो प्याज के अलावा, ठीक है, एक सेकंड, प्याज के अलावा और भी कई गंधी सूचक हैं, जैसे कि वेनिला और लौंग का तेल। तो आपको बस इसका एग्जाम्पल याद रखना है, वेनिला है, लौंग का तेल है और प्याज है। ठीक है, बस। अब खुद बनाए अपना सूचक तो आपको नहीं बनाना है, परंतु एग्जाम्पल आपको याद रखना है। काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार इत्यादि जो है, ये जो है इंडिकेटर है। ठीक है, इनका उपयोग जो है प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जा सकता है। अब हम देखेंगे जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न के पैटर्न के रूप में पूछता है कि अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं। इनसे प्रश्न बनते हैं मुख्य परीक्षा में। ठीक है, हमने अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल एवं क्षारकों के गुणों को समझा। ठीक है, सबके साथ उनकी अभिक्रिया कराएंगे और उसका हम आगे देखेंगे कि किससे क्या अभिक्रिया होती है। तो आइए अब हम इनके बारे में कुछ रासायनिक गुणधर्म को समझे। तो सबसे पहला है 2.3.1, अम्ल एवं क्षार धातुओं के साथ, मतलब अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो हम जानते हैं कि सामान्यतः धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जब अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का मुक्त करते हैं। यहाँ पर पहले आपको लिखना होगा अम्ल प्लस धातु इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है, सेम इस फॉर्मूले को अपन को पुट करना है एक एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, कि जिंक धातु से अभिक्रिया के द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है। ठीक है, HCl के साथ, यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट, HCl के साथ यदि जिंक की अभिक्रिया कराएं तो जिंक क्लोराइड बनता है। मतलब इसका जो क्लोरीन है वो जिंक के साथ जो है अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन इसमें से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल एग्जाम्पल है, इसको आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अम्ल की धातु से क्रिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए या कोई 1 उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो हम इस टॉपिक से ये सीखे कि अम्ल जो है जब धातु से क्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन देता है। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके क्या अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एक परख नली लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसको पढ़ लिया जाए। एक परख नली में 5 ग्राम सोडियम क्या लें, कार्बोनेट। ठीक है, ये परख नली है, इसमें 5 ग्राम क्या लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट लिया गया है। अब इस परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है थिसिल पनल से, जो है थिसिल कीफ है, उससे हम धीरे धीरे डालेंगे 1-2 बूंद। ठीक, तो उसके बाद क्या कोई परिवर्तन हुआ तो इसमें से जो निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका परीक्षण आप कैसे करेंगे, अब कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर क्या है आगे देखते हैं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, इसका सूत्र है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, जो फनल में ये अपन लिए, फिर HCl डाले तो सोडियम क्लोराइड बन गया, H2O बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, सभी धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके जो है संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये सूत्र क्या है, इस किस चीज के लिए है, तो ये जो है धातु कार्बोनेट और अम्ल की क्रिया को दर्शा रहा है। तो ये आपको दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला तो हम देखे धातु प्लस अम्ल देखे, अब हम लोग देखे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखते चलना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, क्षारक अधातु
ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्षारक जो है अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया करते हैं। ठीक, तो कार्बन, सल्फर आदि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करती है। क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, तो जो क्षार होता है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या करता है, लवण और जल बनाता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड कौन सा है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, और अपना क्षार कौन सा है, NaOH है। ये पहचानना भी है हमको। ठीक है, तो अब ये जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, इसमें का जो सल्फर है उसका प्रतिस्थापन हो गया सोडियम के साथ। ठीक है, और बच गया क्या, अपना जल। तो ये एग्जाम्पल है क्षार धातु के साथ जो है अधात्विक ऑक्साइड का क्रिया, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड का क्रिया। ठीक है, अगला हम देखते हैं अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। सेम इसमें भी वही होगा कि अम्ल और क्षार जब मिल जाएंगे तो फिर क्या बनेगा, लवण और पानी। तो ये एकदम याद रखना है इसको आपको। इसको हम एक अभिक्रिया से समझेंगे। ठीक है, एक परख नली में 20 बूंदें तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लेकर 1-2 बूंद उसमें एक इंडिकेटर डाल देंगे, फिनोप्थिलीन। परख नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार, पहले हम इसमें क्या डाले, अम्ल डाले, फिर इसमें क्षार डाले और इंडिकेटर डाले। तब विलयन के रंग में क्या परिवर्तन आया, तो इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा इस प्रकार हम देख सकते हैं, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaClH2O। ठीक है, अम्ल में क्षार की 1 बूंद डालने पर वह अम्ल के कुछ अणुओं के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो ये परिभाषा के रूप में पूछ सकता है, उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो किसे कहते हैं। तो अम्ल में क्षार की जो क्रिया होती है और उसके साथ क्या बनता है, लवण और पानी बनता है, तो यही क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक, इस प्रकार क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता जाता है। ठीक है, जब अम्ल के सारे अणु जो है क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन क्या हो जाता है, पूरी तरीके से उदासीन हो जाता है। एक एक करके सब अणु जो है क्या बनते जाते हैं, लवण और जल बनते जाते हैं। जब पूरी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, विलयन उदासीन कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात क्षार की एक और बूंद भी डालेंगे तब इंडिकेटर का जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है। मतलब जब उदासीन हो गया कंप्लीट, उसके बाद यदि हम अतिरिक्त क्षार की बूंद डाल दिए तो वो रंग गुलाबी हो जाएगा। ठीक, तो अब जो इस विलयन का प्रकृति हो जाएगा वो क्षारी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम उदासीन कर लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा के रूप में क्या गया, क्षार, तो क्षार जाएगा तो क्षारी हो जाएगा विलयन फिर से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, क्रियाकलाप हम नहीं देखेंगे, हम सीधा देखेंगे आयनीकरण क्या होता है। ठीक है, आयनीकरण की परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने के लिए समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने जो है प्रयोग किया। ठीक है, तो स्वीडन के वैज्ञानिक कौन थे, आरहेनियस थे, जिन्होंने सन 1884 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षारों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, और एक ऋण आवेशित आयन में विभाजित हो जाता है। ठीक, इस प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रॉक्सिल आयन और एक धन आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। ये आयन उपरोक्त क्रियाकलाप विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो आरहेनियस ने अम्ल और क्षार की परिभाषा दिया तो किस प्रकार दिया, हाइड्रोजन आयन के बल पर दिया। यदि कोई अम्ल कैसे कहलाएगा, जब वो हाइड्रोजन आयन देगा, और क्षार कब कहलाएगा, जब वो हाइड्रॉक्सिल आयन देगा। ठीक है, अब हम 2 उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। यहाँ पर H2SO4 है और वो जो है आयनित होता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है और सल्फर देता है। ठीक, सल्फेट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आरहेनियस के अनुसार क्या है, ये अम्ल है। और अगर यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो ये क्या दे रहा है, हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, हाइड्रॉक्सिल आयन, तो ये क्या है, क्षार है। ठीक है, आयनीकरण मुख्यतः
पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उनके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, आयनीकरण क्या होता है? पदार्थ की विलयन में सांद्रता कितनी मात्रा में, उस पहले हम विलयन की परिभाषा समझते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन एक ऐसा मतलब पदार्थ है जिसमें एक विलायक होता है मतलब घोलने वाला पदार्थ, और एक विलेय होता है मतलब घुलने वाला पदार्थ। तो उसमें जो घुलने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा यदि अधिक हो तो उसका सांद्रण को हम अधिक कहेंगे। यदि जो घुलने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा कम होगी तो उसकी सांद्रता भी कम होगी और वो तनु कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना विलयन और सांद्रण। ठीक है, तो आयनीकरण क्या होता है? जब स्पीड इसका ज्यादा कब होगा? जब पानी या फिर कोई भी विलायक है उसमें जो जिस चीज का आयनन करना है तो उसकी मात्रा अगर हम बढ़ा देंगे तो आयनीकरण की मात्रा भी बढ़ जाएगी, मतलब वो अपने दोनों धन ऋण के उसमें विभक्त हो जाएगा। ठीक है, स्वांते अगस्टस आर्हेनियस जो है वैज्ञानिक है, इनका जो जन्म तिथि है 1859 से 1927 दिए हुए है। वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जलीय विलयनों में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझाया था। ठीक है, कहा किसमें समझाया था? तो जलीय विलयनों में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझाया था। उन्होंने सुझाव दिया कि आयनिक पदार्थ जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं और तथा यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, उन्होंने अम्ल और क्षार के गुणों को H+ आयन और OH- आयन के बनने के आधार पर समझाया था, परंतु वर्तमान में ये जो थ्योरम है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है अम्ल और क्षार का। ठीक है, और आयनीकरण के परिभाषा को मैं नहीं बता पाया क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है। आयनीकरण क्या होता है? जब कोई विलयन में कोई पदार्थ जो है अपने दो भागों में धनात्मक और ऋणात्मक आयन में बढ़ जाता है तो वही आयनीकरण कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है अपना, अम्ल और क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है? प्रबलता का मतलब क्या है कि उसमें जैसे कि अम्लीयता की कितनी मात्रा है और क्षारीयता की कितनी मात्रा है, उसी को हम प्रबलता कहेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा अम्ली है तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा और ज्यादा क्षारी है तो वो प्रबल क्षार कहलाएगा। कम अम्ली है तो वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा, कम क्षारी है तो दुर्बल क्षार कहलाएगा। सीधा सीधा सिंपल डेफिनेशन है। हम विलयन में H+ या OH आयनों के आधार पर उसकी अम्ली और क्षारीयता के बारे में हम पहचान करते हैं। ठीक है, क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? तो हाँ, जान सकते हैं क्योंकि पीएच पैमाना उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब पीएच पैमाना क्या है ये देखते हैं हम। अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझाने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। सोरेनसन ने जो है 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, जहां पर पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का अर्थात है शक्ति, मतलब दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है यह हमें पीएच के द्वारा पता चलता है। ठीक है, पीएच स्केल से सामान्यतः 0 जो है अधिक अम्ली को दर्शाता है और 14 जो है अधिक क्षारीय को दर्शाता है। ठीक है, 0 क्या दर्शाता है? अम्लीयता को दर्शाता है, अधिकता को, और 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 14 तक के इसमें स्केल में नंबर होते हैं। तो 14 नंबर का जो है अधिक क्षारीय को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पीएच जो है देख सकते हैं। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी विलयन के पीएच को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें हम अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाते हैं। इसकी सहायता से किसी अम्लीय व क्षारीय विलयन की प्रबलता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक पैमाना है। इसमें जो कलर है वो आर्टिफिशियल है, मेनली 0 से लेकर के 14 तक के इसका जो है मानने का वो रहता है। ठीक है ना, मापने का। तो जिधर ये 7 जो है उदासीन विलयन को दर्शाता है, 7 नंबर यहाँ पर लिखा भी है उदासीन, और इधर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी बढ़ते जाएगी, और इधर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो OH की सांद्रता यानी हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ते जाएगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी प्रश्न बनता है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है,
पीएच का मान किसी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को समझने में क्या करता है, मदद करता है। हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव हैं जिनका पीएच विशिष्ट होता है, ठीक है, उसी पीएच पर वो काम करते हैं। दूसरा अगर बदल जाएगा तो वो काम करना बंद कर देंगे। इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रिया संचालित होती है, ठीक है। जैव रासायनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे शरीर में केवल रासायनिक नहीं, हमारे अंदर एक प्रकार से जैविक प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको जैव रासायनिक कहा गया है, ठीक है। हमारे आसपास पानी, मिट्टी का जो पीएच है हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कैसे निभाते हैं इसको हम आगे देखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है पाचन की क्रिया, ठीक है। पाचन की क्रिया और पीएच में क्या रिलेशन है। हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब वही HCl, ठीक है, इसका स्राव करता है। यह आमाशय को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, ठीक है। वरना ऐसे डायरेक्ट अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करेंगे सांद्र वाला तो आपका हाथ भी जल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तनु रूप में धीरे धीरे कम मात्रा में स्राव करता है और ये भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में क्या होता है, ये अधिक मात्रा में HCl का श्रावण कर देता है जिसके कारण हमको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का शाब्दिक अर्थ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिड की मात्रा बढ़ गई, मतलब HCl की मात्रा पेट में बढ़ जाती है जिसके कारण जलन और दर्द, वही अब वो अधिक सांद्रित हो जाएगा तो वो अंदर को जलाना शुरू कर देता है। तो इस कारण जो है जलन और दर्द होता है और वही एसिडिटी कहलाता है। तो इसको दूर करने के लिए फिर हम उसमें क्या डालते हैं, क्षारी जो है दवाई खाते हैं, दुर्बल क्षार वगैरह डालते हैं, एंटा एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से पीएच का महत्व तो हमारे किसमें है, पाचन क्रिया में। रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं किस प्रकार है, तो हमारे रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो 6.8 से 7.8 है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ब्लड का पीएच कितना होता है करके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है कि 6.8 से 7.8 तक होता है जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच में प्लाज्मा और सीरम में अधिकतम रसायन का उचित संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। सॉरी। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति जो है बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है। तो अम्लीय जब हो जाएगा अगर कहीं रक्त तो ऑक्सीजन हम नहीं ले पाएंगे और हमारा दम घुट जाएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें पीएच का महत्व बहुत ज्यादा है। लार का जो पीएच है हमारे दांतों का जो इनेमल है, ठीक है, हमारे दांत का सबसे ऊपरी परत इनेमल कहलाता है जो हमारे दांत की सुरक्षा करता है और सबसे कठोर जो है पदार्थ है इनेमल। तो कैल्शियम फास्फेट से बना रहता है। यह कठोर पदार्थ पानी में नहीं घुलता। हमारे दांत में दिन भर तो नमी रहती है, ठीक है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचता इसको दांत को। हमारे मुंह के अंदर उपस्थित जो लार है उसका जो पीएच मान है 5.5 से कम होगा अगर ना, तो हमारे दांत जो है उसमें सड़न की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसी कारण जो है हम प्रतिदिन जो ब्रश करते हैं वो क्षारी होता है, ठीक है, क्षारकी दंत मंजन होता है। अब हम देखेंगे पीएच और पौधों व जंतुओं में जो आत्मरक्षा होती है वो किस प्रकार होती है, ठीक है। कुछ पौधों और जैसे कि कुछ जो जीव जंतु हैं, बिच्छू पौधे में बारीक चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं। जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है तब ये उनके शरीर में चुभकर फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि कुछ ऐसे पौधे जो स्वयं की रक्षा के लिए जो है कांटेदार होते हैं तो उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है और इससे पौधा खाए जाने से बच जाता है, मतलब उसकी सुरक्षा हो जाती है ऑटोमेटिक। मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करती है जिसके कारण भी दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो इस प्रकार पौधे एवं जंतु अपनी रक्षा करते हैं। अब अगला देखते हैं हम पीएच का जो है मिट्टी में क्या प्रभाव है फसल में। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वही होती है जिसका पीएच मान कितना होता है, 5 से 8 होता है, ठीक है, 5 से 8 होता है। मिट्टी का पीएच जो है इस स्तर से ज्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसलिए किसानों के द्वारा खेत में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि चूना या राख क्यों डालते हैं, तो पीएच के मान को बैलेंस करने के लिए। तो इसी प्रकार हाइड्रेंजिया का जो फूल है मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार जो है अपना रंग को प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी अम्ली होती है तो ये नीला हो जाता है और हल्की क्षारी होती है तो ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो कौन सा ऐसा पौधा है जो मिट्टी के अम्लीय क्षारी होने पर अपना रंग बदलता है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो हाइड्रेंजिया है, ठीक है।
अब हम देखते हैं लवण के बारे में। ठीक है, हम जानते हैं कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ और OH- यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब यही H+ आयन और OH- आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं और साथ ही लवण का निर्माण होता है। ठीक है, लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिसमें एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। ठीक है, इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है और लवण विद्युत उदासीन होता है। क्यों विद्युत उदासीन होता है? क्योंकि धन और ऋण दोनों जुड़कर ही तो लवण बना रहे हैं, तो ये उदासीन हो जाएगा। H+ और OH- मिलकर ही क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, इसलिए इसमें कोई प्रकार का विद्युत फ्लो नहीं होता। लवण बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से मुख्य है अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इतना सारा एग्जाम्पल है, कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पहला वाला एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, HNO3 KOH दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और जल बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर HNO3 है तो NO3 जो है K के साथ जुड़ जाएगा और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके स्टार्टिंग वाले H के साथ। तो इस प्रकार से KNO3 हो गया और H2O हो गया। तो अपना नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम नाइट्रेट के साथ क्रिया करके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर सल्फेट और H2O बनाता है। सब में जल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें से मिनिमम 2 जो है आपको उदाहरण याद रखना है। ठीक है, उपरोक्त उदाहरणों में हम देखते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षार से आता है। ठीक है, लवण का जो धनात्मक भाग है वो क्षारक से आता है, जिसे क्षारीय मूलक यानी कि बेसिक रेडिकल, एवं ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है, जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है, कैसे धनात्मक और ऋणात्मक? तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया है। पोटेशियम नाइट्रेट में K जो है धनात्मक है। ठीक है, वो क्षारीय मूलक से आता है और NO3 जो है ऋणात्मक मूलक है, तो किससे आता है? वो अम्लीय से आता है। अब देखते हैं, चलो सबसे पहला एग्जांपल ये देखो, ये क्या है? अम्ल है और इसका जो NO3 वो है ऋणात्मक है ना, तो ये किससे आया है? अम्ल से। और इसमें जो K है ये क्या है? क्षार। तो इसमें का K क्या है? धनात्मक मूलक है, तो ये किससे आया है? क्षार से। ठीक है, तो ये आप क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? अब हमें जानना है कि उदासीन होते हैं या नहीं होते। ठीक है, हम यहाँ तक जान गए कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। और यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इतना आप सभी जान गए हैं अब तक। ठीक है, लेकिन इस उदासीनीकरण की प्रक्रिया में क्या सचमुच में वे उदासीन होते हैं? कहने का मतलब ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, ऐसा होगा? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई अम्लीय हो जाता है, कोई क्षारीय हो जाता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार। तो साधारण नमक को देखते हैं। जब सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखे तो इसमें जो क्षारीय मूलक होता है, क्या मूलक? क्षारीय मूलक, तो वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम सोडियम लेते हैं। ठीक, और इसका जो अम्लीय मूलक होता है वो होता है क्लोराइड। तो ये मिलता है अपने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो दोनों क्या है? प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल है। कौन कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों से बना जो उत्पाद है वो है सोडियम क्लोराइड। तो वो अभी कैसा होगा? एकदम बराबर होगा, उदासीन होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल देखेंगे जिनके थ्रू हमको पता चलेगा कि कौन उदासीन यानी दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्षारीय मूलक भी है और अम्लीय मूलक भी है। तो कॉपर सल्फेट का जो क्षारीय मूलक है वो क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जो एक दुर्बल क्षार होता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? कॉपर सल्फेट का क्षारीय मूलक में दुर्बल क्षार होता है। कौन? कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका क्षारीय मूलक है। और अम्लीय मूलक का स्रोत है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि बहुत प्रबल अम्ल है। इतना सभी जानते हैं लगभग। ठीक है, H2SO4 क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है और ये दुर्बल। तो कौन ज्यादा है इसमें? किसका पलड़ा भारी है? कौन प्रबल है? तो कौन प्रबल है? अम्ल प्रबल है। तो जो इसका जो उत्पाद होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा।
तो बस इसी प्रकार से हमको पता लगाना है कि कौन सा लवण जो है अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा और कौन सा उदासीन होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल से। आपको यदि समझ में ना आया हो तो सेकंड वाले से देखते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्षारीय मूलक। तो क्षारीय मूलक में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर में मैं बताया हूं प्रबल क्षार है। उसके बाद ये अम्लीय मूलक का इसका स्रोत देखेंगे तो वो क्या है, H2CO3। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक, क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो इसमें जो प्रबल किस साइड दिख रहा है आपको, इन दोनों तराजू, इनको समझ लीजिए तराजू, और इसमें जिस साइड प्रबल होगा वही इस विलयन की प्रकृति होगी। तो क्या प्रबल दिख रहा है, क्षार प्रबल दिख रहा है। इसका मतलब ये जो लवण होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता लगाना है। ठीक, तो ऐसा ही ये सब एग्जाम्पल आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल देखना जरूरी है। ये जो CH3COONH4 है, इसका क्या है प्रकृति, ये देखेंगे तो इसमें जो क्षारीय मूलक है वो भी दुर्बल है और जो अम्लीय मूलक है वो भी दुर्बल है, मतलब दोनों एक बराबर है। तो जो बना हुआ उत्पाद होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक, इस प्रकार से ये प्रबल और दुर्बल अम्ल का कॉन्सेप्ट है, इतना ही है। ठीक है, अब आगे हम एक आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा हम देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, व्यापम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः जो वर्षा का जल होता है, सामान्य वर्षा जो है, वर्षा का जल जो है 7 होता है। ठीक है, मतलब जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है समुद्र में, वहां से जब वो ऊपर जाता है तो सबसे शुद्ध रूप होता है जल का। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है उससे भी शुद्ध रूप हो जाता है वो, जब वो बादल के रूप में फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन जब वो वायुमंडल के संपर्क में आता है, जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ जब विलय होता है तो उसके जल के पीएच मान में कमी होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है, बढ़ता नहीं है, क्या हो जाता है, कम होता है पीएच मान। इसका मतलब वो अम्लीयता की ओर परिवर्तित होता है। जब वर्षा के जल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा, और अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ठीक है, तो यही है अम्ल वर्षा का कॉन्सेप्ट। जब उसका मान क्या हो जाता है, 5.6 से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो वायुमंडल में उपस्थित जो प्रदूषित गैस हैं, जो हमारे यातायात के संसाधनों से निकलते हैं, कारखानों से निकलते हैं, उनके कारण ये सब परिवर्तन होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य जो कारण है, ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेजर फैक्टर है। उसके बाद फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो आपके पीएससी और कई एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर तीनों। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है कि ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, साथ ही वनस्पतियों के सड़ने तथा ज्वालामुखी के फटने से जो उत्पन्न गैस होते हैं वो भी इसका कारण है। ठीक है, ये गैसें जो है जल में घुलकर कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब इनका जो सूत्र है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपको मुख्य परीक्षा में पूछा कि अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं, तो केवल परिभाषा लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको सूत्र से दर्शाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है क्या बनाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, H2CO3। उसके बाद यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पर SO3 बनाता है। ठीक है, उसके बाद वैसे सेम यहाँ पर और अभिक्रिया होती है तो H2SO4 बनता है, फिर यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बनता है। तो इस प्रकार से सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड रेन। तो यही एसिड जो है नीचे गिरते हैं बनकर। ठीक, और ये जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों, प्राणियों, इमारतों सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और अगले चैप्टर में फिर हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।